बहुत जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोज के साथ शुरू करा था और आज हमारी 15 के बाद 16 और 17 यानी आज 17 तारीख है जो कि लास्ट है आपकी डेमो की। अब आप लोगों की इसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो एप्लीकेशन पर होंगी, जैसा कि आपको हर टीचर ने पहले भी बताया होगा और एक बार मैंने भी आपको रिकॉल करा दिया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट बार कि मैम इस बैच को अगर हमें परचेस करना है तो कैसे और क्या कूपन कोड हम लोगों को अप्लाई करना है। तो लास्ट बार आपके फायदे की बात, अगर आप लोग आज के बाद आज रात 12 बजे के बाद इस बैच को परचेस करते हो तो ये फुल फीस में आपको फिर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस बैच को खरीदना चाहते हो तो आप लोगों के पास आज अच्छा मौका है। DP20 कूपन कोड लगाएंगे और 640 में ये बैच आपको मिल जाएगा। आज रात 12 बजे के बाद ये बैच आपको 799 में मिलेगा, फिर वहां पर आपको कोई भी छूट जो है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग कॉम्बो बैच की बात करते हैं तो कॉम्बो बैच के लिए भी आप लोगों का जो प्राइस है आज कूपन जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, यानी कि रुधिर वाहिकाओं के बारे में। ठीक है, मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंजियोलॉजी। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? 1628 में विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। ठीक है बेटा, और परिसंचरण तंत्र दो तरीके का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद, यानी ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि मोलस्का और ऑर्थ्रोपोडा, यानी सारे कीट आपको मैंने बताए थे। और प्यारे साथियों, जो वर्टिब्रेट होते हैं कशेरु की, उनमें होता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। हमने एक बात भी करी थी कि जो केचवा है वो इनवर्टिब्रेट होते हुए भी उसके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। डांस बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। डांस तुम्हारे साथ भी करेंगे, तुम भी जब सिलेक्शन लेकर आओगे और सम्मान समारोह में हमारे सामने खड़े होंगे तो बिल्कुल हम आपके सामने आपको या आपके साथ डांस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। माइक वगैरह में बैटरी एकदम कंप्लीट है, आवाज भी बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब हम बेटा बैचेस आपको सारे वहीं दिखेंगे, ऑल क्लासेस में जाइएगा और स्क्रॉल करिएगा, वहां पे आपको सारे बैच अवेलेबल है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अब हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लास है, इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स को, यानी कि जिसको आप लोग कहते हो रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रुधिर वाहिकाएं। अच्छा मैम, रुधिर वाहिकाएं होती क्या है? ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? तो ऐसी छोटी छोटी नलिकाएं, ऐसी छोटी छोटी ट्यूब जो हमारे शरीर के अंदर हैं और उनमें हमारा जो प्यारे बच्चे ब्लड है वो बहता है। क्लियर आ गई बात? जिन भी बच्चों को चीजें समझ नहीं आ रही हैं उन बच्चों के लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ चीजों को और बहुत इजी वे में आपको समझा रही हूँ। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे प्यारे साथी तो आपको चीजों को समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत फिर नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में रुधिर वाहिकाओं को, ब्लड वेसल्स को। आप जब अपने शरीर को देखेंगे तो आपको आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी ट्यूब्स नजर आती हैं, ऐसी नलिकाएं नजर आती हैं। इन नलिकाओं को ही हम लोग कहते हैं प्यारे साथी ब्लड वेसल्स, यानी कि आप लोग बताएंगे रुधिर वाहिकाएं। अब जब हम इन रुधिर वाहिकाओं की बात करते हैं तो मैम ये कितनी होती हैं, कितने तरीके की होती हैं? तो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि रुधिर वाहिकाएं हमारे शरीर में 3 तरीके की होती हैं। मैम कौन कौन सी? आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा धमनी के बारे में, आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा आर्टरी के बारे में। तो एक रुधिर कोशिका तो, रुधिर वाहिका तो आपके शरीर की होती है धमनी। मैम दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है प्यारे बच्चे शिरा, दूसरी होती है जिसको कहते हैं हम लोग वेन। ठीक है, वेन्स या वेन आप लोग बोल सकते हो। और मैम जो तीसरी होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो कल की क्लास में बताया था केशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चा? केशिकाएं, जिनको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। अब मैम एक एक करके चलिए आइए इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं धमनी और शिरा के बारे में। केशिकाओं के बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले बात करेंगे धमनी और शिरा के बारे में। आइए प्यारे साथियों, आप लोग हेडिंग डालेंगे धमनी और शिरा, दोनों में क्या डिफरेंस है बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे और समझेंगे इस कदर कि आज की ही क्लास में आपको सारी चीजें याद हो जाएं, दोबारा जीवन में कभी इनको पढ़ना ना पड़े आपको। तो इधर हम हेडिंग डालेंगे धमनी प्यारे बच्चे, जिसको कहते हैं हम लोग आर्टरीज। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग आर्टरी। इधर हम लोग लिखने वाले हैं शिरा, जिसको हम लोग कहते हैं वेन, जिसको हम लोग कहते हैं वेन। चलिए आइए इन दोनों के बारे में क्या कुछ पॉइंट पेपर में आते हैं उनको आपको बताना शुरू करती हूँ। प्यारे साथियों, जब कभी भी आपको पेपर में पूछता है कि धमनियां जो होती हैं ये क्या काम करती हैं, बहुत अच्छे से समझना एक एक पॉइंट को, क्योंकि अगर आपने इन दोनों को यहाँ पर समझ लिया ना,
है ना बेटा। कल का क्वेश्चन भी अभी मैं आपको बताऊंगी। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे शरीर में रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा था, तो बहुत से बच्चों ने एकदम सही आंसर करा था, स्फेग्मोमोनोमीटर। तो स्फेग्मोमोनोमीटर जो होता है ये आपकी बॉडी के अंदर आपका बीपी मापता है। तो आज ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बीपी मापा जाता है। इन दोनों में से कौन है जो आपका बीपी मापने में आपकी मदद करती है। तो अभी आप कॉन्सेप्ट को समझते चलो एक एक करके। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई धमनियां जो है मैम, इनका काम क्या होता है। पेपर में बहुत बार आपको पूछ लेता है कि धमनियां क्या काम करती हैं, धमनियों का कार्य बताइए, इनका फंक्शन बताइए भाई क्या होता है। तो जब कभी हम लोग धमनियों के फंक्शन की बात करते हैं तो इनका काम होता है, आपका जो दिल है, आपका जो दिल है, आपके दिल में जो खून है प्यारे बच्चे, उस खून को आपके अंगों तक सप्लाई कर आना। यानी ये दिल है, दिल में खून भरा हुआ है, वो दिल ऐसे ऐसे खून को पंप कर रहा है ऐसे ऐसे करके, और वो जब दिल आपका पंप कर रहा है तो वही खून आप लोगों का आपकी छोटी छोटी जो नलिकाएं हैं, छोटी छोटी ट्यूब, उनके द्वारा क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, आपकी बॉडी के ऑर्गन में जा रहा है। तो इनका क्या काम हो जाता है धमनियों का, आप लोग बताओगे हृदय से रुधिर को। ठीक है, ये क्या काम करती हैं, जो आपका हृदय है उसमें जो रुधिर है, हृदय से रुधिर को अंगों तक पहुंचाती है। ये आपको सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी रुधिर वाहिकाएं ऐसी हैं जिनका काम होता है हृदय से रुधिर को अंगों तक पहुंचाना। तो आप बताते हो ये होती हैं आपकी धमनियां। धमनियों का क्या काम होता है, तो आप लोग बताएंगे ट्रांसफर ब्लड। ये क्या काम करती हैं, ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। आप लोगों के ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई करने का काम होता है इन धमनियों का। कैसे, चलो मान लीजिए ये तुम्हारा दिल है भाई, मैंने कहा मान लीजिए ये तुम्हारा दिल है, ठीक है। अब तुम्हारे दिल में भरा हुआ है खून, हाँ जी मैम, हमारे दिल में खून भरा हुआ है। अब यही खून आपके दिल से आपके अंगों तक भेजा जाएगा। तो मैम ये जो दिल का खून है ये हमारे अंगों तक जो भेजा जाएगा, कौन सी छोटी छोटी ट्यूब के जरिए भेजा जाएगा, तो आप कहोगे इन छोटी छोटी ट्यूब को कहा जाता है धमनियां। प्यारे बच्चे क्या कहते हैं इनको, हम लोग इनको कहते हैं आर्टरी। तो आर्टरी का काम क्या होता है, दिल से खून आपके अंगों तक पहुंचाना। आपके बॉडी में जितने भी आपके ऑर्गन है, चाहे आपकी किडनी है, आपका लीवर है, आप लोगों का ब्रेन है, आप लोगों के दूसरे ऑर्गन है, उन सब के पास जो ब्लड जा रहा है ना, वो छोटी छोटी ट्यूब के द्वारा जा रहा है, उन्हीं को कहते हैं धमनियां। तो पेपर में आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि धमनियों का क्या काम है, तो ये लिखा मिलेगा हृदय से रुधिर को अंगों तक पहुंचाना। या ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी रुधिर वाहिकाएं ऐसी हैं जो हृदय से रुधिर को अंगों तक पहुंचाती हैं, तो आप आंसर करके आओगे धमनियां। ठीक है प्यारे बच्चे, आप आंसर करके आएंगे आप लोगों की जो आर्टरीज होती हैं। जैसे इन भाई साहब को देखें, इन भाई साहब के पास ये दिल है, आपको दिख रहा है, ऐसा दिल तुम्हारे पास भी है, ठीक है। अब आपको इसमें जितनी भी ये लाल लाल रंग की दिख रही हैं, ये जितनी भी लाल लाल रंग की छोटी छोटी ट्यूब दिख रही हैं, ये सारी की सारी आपके शरीर की क्या है, धमनी है। ये आपकी आर्टरी है सारी की सारी। तो ये आर्टरीज मैम क्या काम करती हैं, तो ये आर्टरीज जो होती हैं, ये आर्टरी आपके शरीर के अंदर आपके दिल से खून को उठाती हैं और अंगों तक पहुंचा कर आती हैं। बात क्लियर है ना। ब्लू वाली हैं शिराएं, ब्लू वाली जो दिख रही है ये है शिराएं। अब आ जाओ बात करते हैं दिल में ब्लड कहाँ से आता है। बेटा आपके अंगों से ही आता है। देखो कितनी कमाल की बात है। कभी तुमने बाजार में ऐसी शोपीस आती हैं, फुआरे, तुमने देखा है कभी? बाजार में ना कोई मूर्ति है, उस मूर्ति के पीछे एक छोटा सा बॉक्स रखा है, उस बॉक्स से उसमें पानी भरा हुआ है, वो पानी मूर्ति पे गिर रहा है ऐसे, और मूर्ति से होता हुआ वापस उसी बॉक्स में गिर रहा है जाकर। तो मतलब वही पानी बार बार मूर्ति के अंदर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे। कई बार तुमने फुहारों में भी देखा है कि भाई फुहारों में पानी आ रहा है, वही पानी नीचे गिर रहा है, फिर नीचे से वही पानी वापस फुहारों में जा रहा है, वही नीचे गिर रहा है। तो ऐसा ही तुम्हारे दिल के साथ होता है। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो तुम्हारे ऑर्गन है ना, वो खून को गंदा करते रहते हैं, वही गंदा खून फिर दिल के पास जाता है, फिर वो दिल के पास से जाकर फेफड़ों के पास जाता है, फेफड़े उनको शुद्ध कर देते हैं, वो शुद्ध खून फिर से वापस से अंगों में चला जाता है, अंग फिर उसको गंदा कर देते हैं, फिर उसको फेफड़े साफ करते हैं, फिर अंग उसको गंदा कर देते हैं। ऐसे ही करके आपकी बॉडी के अंदर वही खून बार बार घूमता रहता है। तो आपके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, वही पूरा दिन 24 घंटे आपका जो दिल होता है उसी को आपके बॉडी के ऑर्गन में सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि धमनियां क्या काम कर रही होती हैं, आपके दिल से खून को अंगों तक पहुंचाती हैं। मैम
मैम शिराओं का क्या काम होता है? अगर आपको पेपर में पूछे कि शिराएं क्या फंक्शन करती है, तो शिराएं इसका उल्टा काम करती है। शिराएं इसका उल्टा काम कैसे करती हैं? शिराओं का काम होता है अंगों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाना। ये अंगों से जो रुधिर होता है उसको हृदय तक पहुंचाती है, ठीक है। अंगों से रुधिर को आपके हृदय तक पहुंचाने की काम जो कर रही होती है, ये कर रही होती हैं आपकी शिराएं। क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट? दोनों का काम आपको क्लियर हो गया। तो ये क्या कर रही होती है? ट्रांसफर ब्लड। ये क्या कर रही होती है? ट्रांसफर ब्लड टू ऑर्गन, टू ऑर्गन्स फ्रॉम हार्ट, ठीक है। जो आप लोगों का टू, ये इस तरीके से लिखना क्योंकि अंगों तक पहुंचा रही है ना, तो ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि आप लोगों की जो शिराएं होती हैं ये क्या काम करती हैं? अंगों से खून को वापस दिल तक ले जाती हैं। अब वो दिल में खून आ गया, उसी खून को वापस अंगों तक पहुंचाकर आ जाएंगी धमनियां। मतलब इनमें लड़ाई चल रही है। तुमने कई बार देखा है कि कई बार क्या होता है कि जब हम किसी से पैज करते हैं, तो किसी ने क्या करा, भाई कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसने एक टेबल पर एक कॉपी जो है वो राइट साइड में रख दी। अब तुम्हें उससे थोड़ी सी खुंदस है, तुमने कहा राइट साइड में क्यों रख दी, मैं लेफ्ट में रखूंगा। उस बच्चे को भी तुमसे खुंदक है, वो आया, उसने कहा इसने राइट में रख दी उठाकर, मैं वापस से लेफ्ट में रखूंगा। तो वही सिलसिला चलता रहता है। आप कॉपी लेफ्ट में रखोगे, वो कॉपी राइट में रखेगा, आप फिर उसको उठाकर लेफ्ट में रखोगे, वो वापस से उसको राइट में रखेगा। तो वही सीक्वेंस चलता रहता है भाई, डांस का स्टेप बन गया ये। तो आप लोग देखेंगे कि ये भी वही काम कर रही है, दोनों में लड़ाई है। धमनी कहती है मैं इस खून को अंगों तक पहुंचा कर आऊंगी, शिरा कहती है कैसे पहुंचा देगी, मैं इस खून को वापस दिल तक पहुंचा कर आऊंगी। तो दोनों का उल्टा सीधा काम चल रहा है, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में लगी हुई है। एक ने तो दिल से खून उठाकर अंगों तक दे दिया, ये गई भागी भागी शिरा, वापस से अंगों से उस दिल को उठाया और वापस दिल में लाकर गिर दिया। तो उल्टे काम है इन दोनों के। अब किसका क्या, पेपर में कंफ्यूज हो जाते हो तो डायग्राम से बहुत अच्छे से याद रखना। मान लो ये तुम्हारे अंग हैं भाई, मान लो ये तुम्हारे ऑर्गन है, इन ऑर्गन के पास जो खून है आप लोगों का, उस खून को वापस उठाकर तुम्हारे दिल तक पहुंचाने का जो काम करती है वो कर रही होती हैं तुम्हारी क्या प्यारे बच्चे, शिराएं। ये काम कर रही होती हैं तुम लोगों की शिराएं जो होती हैं, ठीक है। दिल से दिल तक तुमने सुना तो होगा, तो बेटा दिल से दिल तक यानी अंगों से दिल तक खून पहुंचाने का काम किसका होता है? शिराओं का होता है। तो ऐसे आपको मेरे ख्याल से ये पॉइंट बिल्कुल बढ़िया हो गया होगा। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हमने दूसरा पॉइंट पढ़ना है दोनों के बारे में कि मैम जो शिराएं होती हैं, अगर हम शिराओं के बारे में बात करें तो इनमें कैसा खून होता है, इनके अंदर गंदा खून है या अच्छा खून है, या अगर हम लोग धमनी की बात करते हैं, अगर हम लोग हमारी आर्टरी की बात करते हैं तो हमारी आर्टरी में कैसा खून है, अच्छा खून है या गंदा खून है। तो आइए एक एक करके इस कॉन्सेप्ट को भी अब हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कभी भी आप लोगों को पूछे कि जो धमनियां होती हैं इनमें कैसा खून होता है, अगर कभी भी आप लोगों को पूछे कि जो शिराएं होती हैं इनमें कैसा खून होता है, तो धमनियों में हमेशा प्यारे साथियों शुद्ध रुधिर देखने को मिलता है। कैसा रुधिर होता है? शुद्ध रुधिर पाया जाता है। आपको पेपर में पूछ सकता है कि कौन सी रुधिर वाहिकाएं हैं जिनमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है। आप लोग बताकर चलते हैं कि आपकी जो धमनियां होती हैं इनमें होता है शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड होता है भाई इनके अंदर। जो धमनियां होती हैं इनमें हमेशा आपको प्योर ब्लड देखने को मिलेगा। मैम प्योर ब्लड कैसा होता है? प्योर ब्लड ऐसा ब्लड है बेटा जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जो है प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो बहुत ज्यादा है, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? अब मैम जो शिराएं होती हैं इनमें कैसा ब्लड होता है, तो बताओगे कि शिराओं के अंदर देखने को मिलता है अशुद्ध रुधिर। शिराओं में आप लोगों को पाया जाता है अशुद्ध रुधिर। क्लियर? आप लोग बताएंगे कि शिराओं में कैसा रुधिर होता है? अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग कि मैम यहां पर क्या कोई अपवाद भी है? एक बार लिखेंगे कि जो शिराएं होती हैं इनमें आपको इम्प्योर ब्लड देखने को मिलता है। अच्छा मैम, इम्प्योर ब्लड कैसा होता है? ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है। ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में है उसको कहते हैं डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि आप लोग बताकर चलते हो वो होती है आप लोगों की मतलब गंदा खून, इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर? आगे बात करें
चलो अब हम आगे बात करते हैं कि जो आप लोगों की धमनियां, इनमें शुद्ध रुधिर है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, आप लोगों की शिराएं जिनमें अशुद्ध रुधिर पाया जाता है यानी इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब मैडम इसका कुछ अपवाद भी है क्या? तो हाँ जी बेटा, अपवाद भी आपको पेपर में आता है। यहां पर आपको एक एक्सेप्शन भी पढ़ना है जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैम एक्सेप्शन कैसे? मतलब मेरी बड़ी अच्छे से बात सुनना। मैंने आपको कहा कि आपके शरीर की जितनी भी धमनियां हैं, आपके शरीर की जितनी भी आर्टरी हैं, सबकी सब शुद्ध रुधिर को अपने अंदर लेकर घूमती है। सारी की सारी धमनियों में होता है शुद्ध रुधिर, सिवाय एक के, सिवाय एक के। वो एक ही तो है जो हजारों से अलग है, जो आपको पेपर में पूछा जाता है, और आपके मायने में भी वो एक ही तो है जो हजारों से अलग है। नजरें उस पर ही जाती हैं बेटा, है ना? कहीं भीड़ में अगर वो एक खड़ी है तो नजरें उस पर ही जाती है। वैसे ही पेपर में भी एग्जामिनर की जो नजरें हैं वो अपवादों पर ही जाती हैं। तो आपने कहा कि सारी धमनियों में शुद्ध रुधिर है, हमारी वाली बताओ जिसमें अलग बात है, जिसमें कुछ अलग बात है। तो आप कहोगे ऐसी धमनी जिसमें कुछ अलग बात है, ये हो जाती है आपकी फुफ्फुसीय शिरा। आपको पेपर में कभी भी पूछे कि जो फुफ्फुसीय धमनी है प्यारे बच्चे, इसमें कैसा खून होता है, फुफ्फुसीय धमनी जिसको कहते हैं पुल्मेनरी आर्टरी, जिसको कहा जाता है पुल्मेनरी आर्टरी, मैम इसमें कैसा खून होता है? तो हमेशा याद रखना, ये जो पुल्मेनरी आर्टरी होती है इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। इसमें क्या होता है बच्चा? अशुद्ध रुधिर। मैंने अभी अभी आपको कहा कि अशुद्ध रुधिर तो आपकी शिराओं में होता है, बट एक धमनी भी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है, जिसमें आपको इम्प्योर ब्लड देखने को मिलता है। तो पेपर में क्वेश्चन बना कि भाई बता दो दोस्तों कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए फुफ्फुसीय धमनी, यानी कि पुल्मेनरी आर्टरी। ठीक है, हार्ट अटैक वाटर अटैक सब पढ़ाऊंगी। अभी इस चैप्टर को पढ़ते चलो, बड़ा चैप्टर है लेकिन मजेदार है, तुम्हें हार्ट अटैक कैसे पड़ता है ये भी बताऊंगी। ठीक है, चलो अब यहां पर भी अपवाद है। मैंने कहा भाई तुम्हारी वाली तो हर जगह से अलग है, अब यहां पर भी अपवाद है। चलो तो भाई कौन सी शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है? आपको पेपर में पूछेगा एक्सेप्शन, यहां पर भी आपको कहेगा कि हमारे शरीर की सारी शिराएं भैया गंदा खून लेकर घूमती है, सारी शिराओं में गंदा खून है, क्या अलग बात है? तुम कहोगे नहीं नहीं रुक जाओ, हमारी वाली में अलग बात है। क्या अलग बात है भैया? तो हमारी वाली में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो कौन सी शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है? उल्टी हो रही है ना बात, उल्टी हो रही है ना बात? तो आप लोग बताकर चलोगे फुफ्फुसीय शिरा, आप लोग बताकर चलेंगे भाई फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा आपके शरीर की ऐसी शिरा है जिसमें आपको कैसा खून मिलता है? शुद्ध रुधिर, जिसको आप लोग कहते हो पुल्मेनरी वेन। तो कौन सी ऐसी वेन है जिसमें शुद्ध रुधिर मिलता है? तो बताओगे पुल्मेनरी शिरा में। ठीक है, शुद्ध रुधिर यहां पर देखने को मिलता है। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग आसानी से पेपर में बनाकर आ जाओगे। क्लियर? तो यहां पर क्या आपको देखने को मिलता है? प्योर ब्लड। यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है भाई? प्योर ब्लड। तो एक एक अपवाद भी यहां पर आपको याद करके चलने हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखो मैम, ये पुल्मेनरी धमनी और पुल्मेनरी शिरा जो है ये कहाँ पाई जाती हैं? इनका नाम ऐसा क्यों है, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा? तो बेटा ये इसलिए आपको इस नाम से जानी जाती है क्योंकि, हाँ जी यहाँ पर बात उल्टी हो जाती है, आपको इसलिए पूछा जाता है पेपर में क्योंकि इनका जो ये जो फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिराएं है ना, इनका एक एक सिरा आपके फेफड़ों से जुड़ा होता है। ये आपके फेफड़ों से जुड़ी हुई होती हैं बेटा। कैसे? देखो इस तरीके से, मान लो ये तुम्हारा दिल है, मान लीजिए ये तुम्हारा दिल है बेटा। ठीक है, अब तुम्हारा जो दिल है वो 4 चैम्बर में ऐसे बटा होता है। आपके दिल में इस साइड, आपके दिल में इस साइड गंदा खून होता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ भी गंदा खून होता है। तो जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है गंदा खून है, और जो मैम रेड कलर से आप बना रही हो ये अच्छा खून होता है। ये है आपके बॉडी के अंदर शुद्ध ब्लड। अब आपका ये जो गंदा खून है, ये गंदा खून एक धमनी में आता है इस तरीके से, और ये धमनी तुम्हारे फेफड़ों से जाकर मिल जाती है, तुम्हारे फेफड़ों में ले जाती है इस गंदे खून को, तुम्हारे लंग्स में ले जाती है और कहती है लंग्स भाई साहब जरा इस गंदे खून को शुद्ध तो कर दीजिए। लंग्स कहते हैं जी बहन जी बिल्कुल अभी कर देते हैं।
तो ये जो फुफ्फुसीय धमनी होती है आप लोगों की, ये गंदे खून को ले जाती है तुम्हारे फेफड़ों के पास, और ये गंदे खून को जब फेफड़ों के पास ले जाती है, गंदे खून का मतलब अभी बताया था कि भाई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब मैम ये गंदा खून हमारे फेफड़े कैसे साफ कर देते हैं? तो फेफड़े कहते हैं लाओ भाई लाओ गंदा खून लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं और इसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलती है तो आपका खून जो है वो शुद्ध हो जाता है। जैसे ही आप सांस लेते हो, सांस के साथ ऑक्सीजन आपके खून में चली जाती है और वही गंदा खून फिर अच्छे खून में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, वही अच्छा खून फिर मतलब गंदा खून जो है अच्छे खून में कन्वर्ट हो जाता है। तो पुल्मेनरी शब्द का मतलब ही होता है फेफड़े। तो ये जो आप लोगों की पुल्मेनरी धमनी है, ये किससे जुड़ी हुई है? आपके फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है एक तरफ से। अब एक सिरा तो दिल से जुड़ा हुआ है इसका, एक सिरा इसका फेफड़ों से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है फुफ्फुसीय धमनी। इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है बेटा फुफ्फुसीय धमनी, पुल्मेनरी आर्टरी इसको कहते हैं। क्लियर हो गई ना बात? तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पुल्मेनरी आर्टरी। अब मैम पुल्मेनरी शिरा वो कैसे काम करती है? तो भैया पुल्मेनरी शिरा का भी यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे करके ऐसे आपके फेफड़ों से ही निकलती है पुल्मेनरी शिरा। इस पुल्मेनरी शिरा में जो फेफड़ों ने अच्छा वाला खून है, वो अच्छा वाला खून इसके अंदर चला जाता है और ऐसे फिर आपके दिल में। अभी मैं समझाऊंगी सारी फंक्शनिंग आप लोगों को आपके दिल की। अभी जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा कहाँ कहाँ होती है, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? तो इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनका एक एक सिरा तो फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। ये देखो ये जुड़ा हुआ इसका, ये देखो इसका ये जुड़ा हुआ, ये होती है आप लोगों की फुफ्फुसीय शिरा, को कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। ये है आपकी फुफ्फुसीय शिरा, पुल्मेनरी वेन जिसको कह देते हैं, है ना, ये है पुल्मेनरी वेन। इसीलिए इनका नाम ये पड़ा है क्योंकि ये फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है एक एक साइड से। ठीक है, चलो आ जाओ अब आगे बात करते हैं। मैम ये गंदा कहाँ होता है? अरे भैया गंदा ये जब होता है जब तुम्हारी बॉडी के अंदर जो तुम्हारी कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को लेकर जो आपने ग्लूकोज बनाया उसको बर्न करती हैं। यानी जब आपके शरीर में खाने का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन जो है सारी की सारी खून के अंदर, वो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को जलाने में वेस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब भी कोई चीज जलती है, भाई जैसे आप पेट्रोल को जलाते हो आपकी गाड़ी में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सेम वैसे ही जब आपकी बॉडी में भी ग्लूकोज जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाती है तो ब्लड गंदा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे, ठीक है? जब मैं आपको श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगी तो वहां बताऊंगी इस कॉन्सेप्ट को। अभी हम लोग बात कर रहे हैं धमनी और शिराओं की, तो आ जाओ बेटा, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि सबसे जो हमारी धमनियां हैं सभी में शुद्ध रुधिर है सिवाय फुफ्फुसीय धमनी के। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है, सारी शिराओं में शुद्ध रुधिर है सिवाय एक के, उसका नाम होता है फुफ्फुसीय शिरा, इसमें होता है शुद्ध रुधिर। आ जाओ बच्चों अगले पॉइंट की बात करते हैं, धमनी और शिरा की। जब हम लोग फिर से अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि मैम धमनी के बारे में बताओ अगली चीजें और शिरा के बारे में बताओ अगला पॉइंट, तो फिर से लिखेंगे इधर धमनी आर्टरी, ठीक है, इधर लिखेंगे हम लोग शिरा यानी कि वेन। आई होप आपको चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, आराम से लिखकर एक एक चीजों को मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए आइए अब हमने बात करनी है कि मैम जी जो धमनी होती हैं ये कैसी होती हैं। तो धमनी की जो दीवारें हैं ना वो मोटी होती हैं बेटा, क्वेश्चन आता है पेपर में, तो लिखेंगे धमनी की दीवारें मोटी होती हैं। धमनी की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। जो धमनी होता है इसकी दीवारें मोटी होती हैं बेटा, ठीक है। अब मैम कैसे अभी बताऊंगी, पहले लिख लो। धमनी की दीवारें होती हैं मोटी, तो लिखोगे वॉल्स ऑफ आर्टरी, वॉल्स ऑफ आर्टरी आर थिक। इनकी जो दीवारें होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं। मैम शिराओं की दीवारें, शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, तो लिखोगे आप लोग कि शिरा की दीवारें पतली होती हैं, ठीक है। शिरा की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। क्लियर प्यारे बच्चे, पतली होती है। तो ऐसे करके भी आपको कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, स्टेटमेंट वाला जब क्वेश्चन आ जाता है तो लिखेंगे वॉल्स ऑफ वेन, वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन। तो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। अब मैम कैसे? मान लो ये तुम्हारी धमनी है, चलो दिखाती हूँ तुम्हें, ठीक है। यहां तुम्हें दिखाई दे रही है ये जो आप लोगों की नीले रंग की है, ये नीले रंग की जो है ये तो आपकी शिरा है बेटा, ये है आप लोगों की शिरा। नीले रंग की जो आपको दिखाई दे रही है ये आप लोगों की शिरा है।
वेन है ये आप लोगों की। तो मैम इनकी ये जो दीवारें हैं, इनकी ये जो दीवारें हैं ये पतली हैं। ये कैसी हैं बच्चा? पतली होती हैं। लेकिन ये जो लाल रंग में आप लोग देख रहे हो, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी धमनियां होती हैं। ये क्या होती हैं? ये आप लोगों की धमनी है, ये आप लोगों की आर्टरी है बेटा। और आर्टरी की जो दीवारें हैं वो काफी मोटी होती हैं। देखो ऐसे, इतनी मोटी, इधर से इतनी मोटी, इधर से इतनी मोटी। तो भैया किसकी दीवारें मोटी होती हैं और किसकी दीवारें पतली होती हैं, पेपर में पूछा जाएगा। तो बताओगे धमनी की दीवारें मोटी होती हैं और शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। शिराओं की दीवारें देखो भैया कितनी पतली हैं। मैम ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ प्यारे बच्चे, क्योंकि जो आपकी धमनियां होती हैं इनमें जब ब्लड बहता है तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। अब प्रेशर ज्यादा है तो आपको धमनियों की दीवारों को भी मोटा करना होता है ना। देखो जैसे आपके घर में समरसिवल लगा हुआ होगा, समरसिवल में जो पानी निकलता है बड़े प्रेशर के साथ निकलता है। लेकिन एक घर में मोटर लगा हुआ है, ऐसे ही छोटा सा मोटर, उस मोटर का जो पाइप है वो थोड़ा सा पतला होता है। तो समरसिवल का पाइप हमने बड़ा मोटा क्यों रखा है? इसलिए क्योंकि उसमें पानी प्रेशर के साथ आएगा। अब प्रेशर ज्यादा हुआ, पाइप पतला हुआ तो फट जाएगा बेटा, है ना। पाइप क्या होगा? फट जाएगा और पानी सारा बाहर निकल आएगा। सेम वैसे ही आपकी जो धमनियां होती हैं उनमें जो प्रेशर है ब्लड का वो बड़ा हाई होता है। बड़े हाई प्रेशर के साथ उसमें ब्लड बह रहा है, जिस वजह से इनकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है। चलिए आइए अगले पॉइंट को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं कि धमनियों में जो रुधिर का दाब होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है पेपर में, रुधिर दाब अधिक होता है। जो हमारी धमनियां होती हैं इनमें जो रुधिर का दाब है वो अधिक होता है बेटा, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पर होता है हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पर आप लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ यहाँ पर बहता है। जबकि इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो रुधिर दाब यहाँ पर कम होता है। यहाँ आराम से ब्लड बह रहा है, यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। ये समरसिबल है ऐसा समझ लो, ये सिंपल मोटर है। ठीक है, तो रुधिर दाब यहाँ पर क्या होता है? कम होता है। तो किसके अंदर रुधिर का दाब सामान्यतः अधिक होता है? ऑप्शन देगा धमनी, शिरा, केशिका, बता दो। तो तुम बताकर आना धमनी। ठीक है, तो यहाँ पर होता है लो ब्लड प्रेशर, यहाँ पर होता है आप लोगों का लो ब्लड प्रेशर। यहाँ पर जो रुधिर का दाब है वो एकदम कम होता है, इसीलिए इनकी दीवारें पतली हैं, प्रेशर को झेल लेती है, कम प्रेशर है इसीलिए इनकी दीवारें मोटी है, क्योंकि प्रेशर हाई होता है। अगला पॉइंट जो आप लोगों को पूछा जाएगा मैम वो क्या होगा? तो भाई आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोगों का क्या है धमनी के बारे में, कि जो धमनियां होती है ना, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनसे आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है। इनसे आप लोगों का ब्लड प्रेशर मापता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि शरीर में वो कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं जो शरीर का रुधिर दाब बताती हैं। मतलब हमारा जो बीपी है वो किससे मेजर किया जाता है, इनसे या इनसे? तो हमेशा याद रखना जब आपकी बॉडी का बीपी मापा जाएगा ना, हमेशा वो प्रेशर आपकी धमनी का होता है। शिनाओं का हमारे प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। जब डॉक्टर कहता है ना कि भैया तुम्हारा प्रेशर तो ब्लड प्रेशर तो 200 पहुंच रहा है, तो समझो तुम्हारी धमनियों में जो खून बह रहा है उसका प्रेशर है 200। अगर डॉक्टर कहेगा तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो प्यारे बच्चों 40 ही रह गया, तो जो तुम्हारा 40 प्रेशर है आपके ब्लड का वो भी धमनियों में ही है। यानी हम शिराओं का प्रेशर मेजर नहीं करते, हमारा जो बीपी बनता है वो धमनियों से बनता है। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रुधिर दाब का संबंध किससे होता है। तो बताएंगे कि रुधिर दाब किससे मापा जाता है? आप लोग बताओगे धमनियों से मापा जाता है। मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? वो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, आपने उसका आंसर बताया था स्फेग्मोमोनोमीटर। तो अभी मैं फिर से बताऊंगी, पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो रुधिर दाब किससे मापा जाता है? धमनियों से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर जो होता है आप लोगों का, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय आर्टरी। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आर्टरी द्वारा ही मेजर किया जाता है। क्लियर? अब मैम शिराओं से क्या करते हैं? फिर शिराएं क्या करती हैं? तो जब कभी आप ब्लड डोनेट करते हो, कितने बच्चों ने ब्लड को डोनेट करा है बताओ, है ना बेटा? हाँ, नोट्स आप बनाते चलो बिल्कुल साथ में। स्टडी ऑफ लंग्स होती है पुल्मोनोलॉजी, है ना, फेफड़ों के अध्ययन को ही कहा जाता है पुल्मोनोलॉजी। मैं आपको पढ़ाऊंगी जब आपको फेफड़ों के बारे में आपको बताऊंगी।
ठीक है, अभी हम दिल के और धमनियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलते हैं। यस मैम, हमने करा है ब्लड डोनेट। ब्लड डोनेट करना चाहिए, अगर आप ब्लड डोनेट करने लायक हो तो करना चाहिए, ठीक है, अच्छा होता है। तो जब कभी भी आप ब्लड डोनेट करते हो तो डॉक्टर ना यहाँ पर ऐसे नसें ढूंढता है और यहाँ पर ऐसे इंजेक्शन लगाता है, फिर वो आपका जो ब्लड है बोतल में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो जब आप अपनी बॉडी का ब्लड किसी को डोनेट कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो, इनसे कर रहे हो या इनसे कर रहे हो? तो बेटा हमेशा ब्लड जब डोनेट करा जाता है शिराओं से करते हैं। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं जहां से रुधिर दान किया जाता है, तो बताओगे शिराओं से। तो शिराओं का संबंध होता है रुधिर दान से, यानी जब कभी भी हम लोग ब्लड को डोनेट करते हैं तो इन्हीं से करते हैं, है ना। ब्लड डोनेट किया जाता है हमेशा शिराओं से। अच्छा मैम, धमनियों से क्यों नहीं करा हमने ब्लड डोनेट, हमने शिराओं से क्यों कर दिया ब्लड डोनेट? पहली बात तो हमें ये बताओ, आपने कहा था शिराओं में गंदा खून है, शिराओं में गंदा खून होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है शिराओं में, और यहाँ होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो आपने अच्छा वाला खून क्यों नहीं दिया किसी को, हमसे गंदा खून क्यों डोनेट करवा रही हो? तो गंदे खून का मतलब है बेटा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो होने दो ना, कोनो फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा है? तो फेफड़े हमारे पास, हमारे फेफड़ों का ही काम है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को मिलाना। तो फेफड़े अपने आप उसको साफ कर लेंगे, आपके लंग्स हमेशा उसको साफ कर लेंगे। तो गंदे यानी कि आपकी शिराओं से ही हम रक्त जो है ब्लड जो है उसको डोनेट करते हैं, क्योंकि आपकी शिराओं में बेशक गंदा खून होता है लेकिन उस गंदे खून को आपके जो लंग्स से अपने आप प्योर कर लेते हैं। भाई अभी भी तो आपके मेरे शरीर में वो प्रोसीजर चल रहा है, हमारे शरीर में भी तो हमारी शिराओं में गंदा ही खून है ना, उसको हमारे फेफड़े अपने आप साफ कर रहे हैं, तो उस गंदे खून को भी अपने आप साफ कर लेंगे, है ना प्यारे बच्चे, क्लियर। तो बिल्कुल आपका गंदा खून ही डोनेट किया जाता है बट आपके लंग्स उसको अपने आप क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब हमने आगे बात करी कि मैम जो धमनियां होती है हमारी, इनसे हम ब्लड क्यों नहीं डोनेट करते, क्योंकि धमनियां आपकी त्वचा की बहुत गहराई में है। डॉक्टर देखा है जब इंजेक्शन लगाते हैं ऐसे ऐसे करके बच्चों की नसें ढूंढते हैं, ऐसे कहते हैं दिख गई नस दिख गई, लगाओ इंजेक्शन, है ना, लगाओ कैन्यूला, ऐसे करते हैं डॉक्टर। तो नस दिखना जरूरी है, ये जो आपको नीली नीली सी दिखाई दे रही है ये आपकी शिराएं ही हैं बेटा, ये आपकी नसें ही हैं। अब धमनियों को कितना ही देख लो दिखाई नहीं देगी तो इंजेक्शन कहाँ लगाए फिर डॉक्टर? भैया धमनियां आपकी त्वचा की बहुत ज्यादा गहराई में है, इसीलिए धमनियां किसी को दिखाई ही नहीं देती, तो इसीलिए डॉक्टर को भी नहीं दिखती और डॉक्टर भी फिर वहां इंजेक्शन नहीं लगा सकता। तो धमनियां जो होती हैं ये त्वचा की गहराई में होती हैं। अगला पॉइंट हम लोग यही लिखने वाले हैं। आ जाओ भाई बात करते हैं कि धमनियां जो होती हैं बेसिकली ये हमारे शरीर में कहाँ होती हैं। एक बार फिर से हमने बात करी है धमनी की, है ना, यानी कि आर्टरी की, है ना, आर्टरी। और एक बार हमने फिर से बात करी है शिरा की, यानी कि वेन की। चलिए अब मैम जो शिराएं होती हैं ये हमारी बॉडी में कहाँ होती हैं, तो बताओगे बहुत ज्यादा त्वचा की गहराई में होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है त्वचा की गहराई में, है ना, त्वचा की गहराई में देखने को मिलती है बेटा, त्वचा की गहराई में होती है ये, आपको दिखाई भी नहीं देगी नॉर्मली, ना डॉक्टर्स को दिखाई देती है, ठीक है। डीप टू स्किन होती है, ये होती है डीप टू स्किन, आपकी त्वचा की गहराई में होती है। जबकि शिराओं की बात करें तो ये आपकी त्वचा की सरफेस पर होती है, तो त्वचा की सतह पर होती है, ये त्वचा की सतह पर है, इजीली दिखाई दे जाती है, ठीक है। तो ये त्वचा की सतह पर होती है और आप लोगों को इजीली विजिबल होती है। तो ये होती है सरफेस ऑफ स्किन, तो ये आपकी स्किन की सरफेस पर होती है, इजीली दिखाई दे जाती है। आगे बात करेंगे कि मैम हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है, इंजेक्शन भी आपको सिराओं में लगाता है, मैंने कहा ना अभी, जब डॉक्टर इंजेक्शन लाकर ढूंढता है आपकी नसें, तो वो नसें कहाँ देखता है प्यारे बच्चे, आप लोग बताओगे शिराओं को ही वो ढूंढता है। तो जो शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, बेसिकली इन्हीं में आपका इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। चलो अब आओ आगे बात करते हैं कि मैम जो धमनियां है ना इनके बारे में आप हमें बताएं कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, ठीक है। सबसे जो बड़ी धमनी है हमारे शरीर की वो कौन सी होती है, आपको पूछेगा कि बिगेस्ट आर्टरी का नाम बताइए, बिगेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, तो आपके शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है उसको कहा जाता है महाधमनी, ठीक है, महाधमनी, उसको कहा जाता है अओर्टा, अओर्टा। और अओर्टा कितनी होती है आपके शरीर में बेटा, एक ही होती है, अओर्टा आपके शरीर में एक ही है और यही सबसे बड़ी धमनी है,
कि धमनियों की धमनी है अओर्टा। ठीक है, चलो अगर हमने यहाँ पे देखा कि मैम सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, तो कभी भी आपको पूछता है कि सबसे बड़ी जो शिरा है उसको किस नाम से जाना जाता है, जो बिगेस्ट वेन होती है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो बिगेस्ट वेन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये होती है, आप लोग बताकर चलते हो, महाशिरा। ये होती है प्यारे बच्चे महाशिरा, जिसको हम लोग कह देते हैं वेना कावा। क्या कह देते हैं? वेना कावा। अच्छा मैम वेना कावा कितनी होती हैं? तो बच्चा वेना कावा 2 होती हैं आपके शरीर में। महाधमनी तो एक ही है, अओर्टा तो एक ही है, लेकिन मैम महाशिरा कितनी होती हैं? इनकी संख्या 2 होती है। मैम कौन कौन सी होती हैं बता दो एक बार। तो एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है बेटा सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? जिसको कह देते हैं अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा को कह देते हैं अग्र महाशिरा। और मैम दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आप लोगों की इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा दूसरी होती है, इन्फीरियर वेना कावा, जिसको हम लोग कह देते हैं प्यारे बच्चे, जैसे ये अग्र है तो ये होती है पश्य महाशिरा। क्लियर? मैम एक बार दिखाओ, एक बार हमें फोटो में दिखाओ कि कैसी दिखती है सुपीरियर और कैसी दिखती है इन्फीरियर, या कैसी दिखती है अओर्टा। चलिए देखते हैं भाई। ये आप लोगों का क्या है? आप लोगों का हार्ट है, ये आप लोगों का दिल होता है, आप लोगों का हार्ट। एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग ऐसे। तो ये आप लोगों का दिल है, आपको दिखाई दे रहा है। जब आप इसमें देखते हो, ये ऊपर की तरफ जो आपको दिख रही है और ये एक नीचे की तरफ जो दिख रही है, तो ये होती है इन्फीरियर वेना कावा, यानी ये पश्च महाशिरा है। ये होती है आपकी पश्च महाशिरा। क्लियर? और मैम जो ऊपर को दिख रही है ये है आप लोगों की सुपीरियर वेना कावा, इसको हम लोग कह देते हैं अग्र महाशिरा। ठीक है, अग्र महाशिरा। क्लियर हुई बात? तो जब आपको आपके दिल में ये बड़ी बड़ी सी 2 नीले रंग की स्ट्रक्चर दिखती हैं, इनको ही कहते हैं हम लोग वेना कावा, महाशिरा। और ये 2 होती हैं, पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा। क्लियर? अब मैम अओर्टा कहाँ है? यहाँ पर हमें ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, अओर्टा जो होती है ये आप लोगों के आपके दिल से निकलने वाली जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो होती है अओर्टा, जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये है आप लोगों की अओर्टा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं महाधमनी। महाधमनी। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको पूरा दिल पढ़ाऊंगी। ठीक है, कि कौन सी कहाँ से निकलती है, कौन सी कहाँ होती है। क्लियर हो गई बात भाई? चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को अभी मैंने दिखाया कि आपका जो दिल होता है उसी में निकलती हैं सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा आप लोगों की। आपने ये पॉइंट भी क्लियर कर लिया। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि मैम सुपीरियर और इन्फीरियर इनमें से भी तो कोई ज्यादा बड़ी होती होगी, तो बताओ वो कौन सी होती है जो ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि मैम डीप में पढ़ाओ। प्यारे बच्चे, आपको बिल्कुल वही लेवल पढ़ाया जाएगा जो आप लोगों को डीपी में पूछा जाता है, जो आप लोगों को दिल्ली कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी दिखाऊंगी और एकदम इजी क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आते हैं। और अगर थोड़े और डीप लेवल के क्वेश्चन बने तो ये पॉइंट्स ही हैं जो आप लोगों को पेपर में आते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग कि मैम इन दोनों में से कौन बड़ी होती है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी होती है बेटा, आप लोग बताकर चलते हो, इन्फीरियर। तो सुपीरियर और इन्फीरियर में कौन ज्यादा बड़ी होती है? तो इन्फीरियर ज्यादा बड़ी होती है। इनका नाम सुपीरियर और इन्फीरियर क्यों है? सुपीरियर का काम होता है आपकी बॉडी के ऊपरी हिस्सों से गंदा खून लाकर दिल में पहुंचाना, और इन्फीरियर का काम होता है आपके शरीर के निचले हिस्सों से गंदा खून कलेक्ट कर कर दिल तक पहुंचाना। तो एक गंदे खून को शरीर के ऊपरी हिस्सों से कलेक्ट करेगी और दिल तक पहुंचाएगी, और एक शरीर के निचले हिस्सों से यानी किडनी से, पैर से, यहां से गंदा खून कलेक्ट करेगी और आपके दिल तक पहुंचाएगी। तो ये जो सुपीरियर है जिसको कहते हैं अग्र, तो ये आपके ऊपरी हिस्सों से ब्लड को कलेक्ट करती है। शरीर के जो ऊपरी हिस्से होते हैं, जैसे आप लोगों का ब्रेन हुआ, आप लोगों के फेफड़े हुए, ये पूरा कपाल हुआ, यहां से गंदा खून लाकर हृदय में डालती है सुपीरियर। और इन्फीरियर का काम होता है शरीर के निचले हिस्से जो होते हैं वहां से गंदा खून कलेक्ट करना, शरीर के जो लोअर पार्ट होते हैं वहां से गंदे खून को कलेक्ट करना। ये काम होता है इन्फीरियर वेना कावा का। क्लियर हो गई बात? चलो
अओर्टा महाधमनी और महाधमनी है तो दैट्स मीन इसमें शुद्ध रुधिर होगा ही होगा। अब आ जाओ आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की कि मैम जो हमारी धमनियां होती हैं, आपने अभी भी कहा कि धमनियां जो है इनमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो धमनियों में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या धमनियों में कपाट देखने को मिलती है? धमनियों में आर्टरी जो होती है इनमें वाल्व देखने को मिलती है? मेरा आप लोगों से ही प्यारे बच्चे क्या है, ठीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया। जितना पढ़ा रहे हो उतना मैंने कभी नहीं पढ़ा बेटा। मैं आप देखो, हर एग्जाम का एक लेवल होता है ना। जब भी हम कोई बैच खरीदते हैं, जब भी हम कोई बैच लाते हैं, उस एग्जाम को टारगेट कर कर लाते हैं बेटा, ठीक है? तो आप लोगों का जो डीपी का लेवल होगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए आप इस बात को लेकर कि उस लेवल का आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल उसी लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, ठीक है? तो आ जाओ, ये हमारी श्योरिटी है कि आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली बना पाओगे। आ जाओ, अब हम बात कर रहे होते हैं मैम फिर से एक बार शिरा और एक बार धमनी के बारे में पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चे मुझे एक बार बताओ, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन मिला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं जिनमें कपाट होती है? अब मैम कपाट क्या होती है? कपाट होती है वॉल्व। वॉल्व क्या होती है? जैसे तुमने कभी सुना है जन्माष्टमी का त्योहार आता है और जन्माष्टमी के त्योहार पर जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है मथुरा से, वृंदावन से लाइव सेशन चलता है कि भैया जन्म हो गया है श्री कृष्ण का और भोग लगाने के लिए अब कपाट खुल चुके हैं। कपाट का मतलब होता है दरवाजे, दरवाजे नुमा संरचना। तुमने पढ़ा होगा संस्कृत में हम कपाट भी बोलते हैं दरवाजों को। तो दरवाजे क्या काम करते हैं? दरवाजे रुकावट का काम करते हैं कि कोई हमारे घर में ना पाए, थोड़ा रुके। दरवाजा उसको लगा हुआ मिल रहा है तो वो रुकेगा, अंदर नहीं आ पाएगा। दरवाजे खुले हुए हैं तो वो भी कोई अनजान व्यक्ति भी फिर हमारे घर में आ जाएगा। सेम वैसे ही ये जो धमनियां होती हैं इनमें प्यारे बच्चे कपाट नहीं पाई जाती, मतलब इनमें दरवाजे नहीं है, कपाट नहीं पाई जाती। तो आप बताएंगे कि जो धमनियां हैं इनमें कपाट नहीं पाई जाती है। अभी समझाऊंगी कि मैम कैसे। वॉल्व्स आर एब्सेंट, इनके अंदर जो वॉल्व होती हैं वो एब्सेंट होती हैं बेटा, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमने शिरा में पढ़ा मैम इनमें क्या होता है, इनमें पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको कपाट पाई जाती है। अच्छा मैम, अब हमें दिखाना कि कैसे पाई जाती है। बिल्कुल दिखाऊंगी, पहले लिख लो कि यहाँ पर कपाट पाई जाती है। वॉल्व्स आर प्रेजेंट, ठीक है? यहाँ पर वॉल्व्स जो होंगी वो आपकी प्रेजेंट होंगी। चलिए दिखाते हैं कि मैम कपाट क्या होती है। देखो इस डायग्राम को देखना, कपाट जो होती है ये क्या होती है, इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे। अब देखो भाई, ये आप लोगों को डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, ठीक? ये आप लोगों की शिराएं हैं। ये किसका फोटो है जो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है? ये आप लोगों की शिरा है बेटा, वॉल्व। ये आप लोगों की क्या होती है, वॉल्व। ये आप लोगों की वेन है, वेन, ठीक है? वेन की बात कर रहे हैं ना अभी, तो ये आप लोगों की वेन है। अब ये शिराएं हैं आप लोगों की, तो इजीली आप देख पा रहे हो कि शिराओं के अंदर जब ये ब्लड ऐसे ऐसे जाता है आगे को, यानी ब्लड का फ्लो जब नीचे से ऊपर को होगा, तो ये कपाट, ये है कपाट बेटा, ये है आपके वॉल्व, ये होती हैं आप लोगों की कपाट। तो ये कपाट हमेशा शिराओं में पाई जाती हैं। तो जब भी शिराओं में ब्लड जाता है तो कपाट खुल जाती हैं, और जैसे ब्लड आगे को फ्लो करता है तो कपाट जो है प्यारे बच्चे बंद हो जाती हैं। देखो इस तरीके से। क्यों बंद हो जाती है मैम? जिससे कि जो आपका ब्लड है वो वापस से उल्टा ना जा सके। उल्टा ना जा सके मतलब देखो होता क्या है, मैंने कहा ये तुम्हारा दिल है ना? अब दिल के अंदर जो खून लाने का काम कर रही हैं वो शिराएं कर रही हैं, यानी शिराएं आपके दिल में खून को लाकर डाल रही हैं, ठीक है? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो यहाँ खून भरा हुआ है वो वापस से खून वापस शिराओं में भरना जाना शुरू हो जाए, वापस से शिराओं में जाना शुरू हो जाए, बैक फ्लो होना शुरू हो जाए। तो तुम कहोगे नहीं मैम बैक फ्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लो हमेशा इधर को चलेगा। मैम इधर को ही क्यों चलेगा? क्योंकि इनमें कपाट होती है बीच बीच में, जब इधर को फ्लो चलता है तो ये कपाट बीच बीच में बंद हो जाती हैं, जो बैक फ्लो को रोक देती हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वापस से ब्लड बैक ना हो सके, इस चीज को रोकने का काम करती है जो कपाट होती है। तो कपाट आपकी शिराओं में होती है, धमनियों में नहीं होती। मैम शिराओं में क्यों होती है, धमनियों में क्यों नहीं होती? भैया मैंने अभी कहा था कि धमनी में तो प्रेशर हाई है, आर्टरी जो होती है इनमें तो ब्लड का प्रेशर हाई है, हाई। और मैम शिराओं में ब्लड का प्रेशर क्या है, निम्न है, निम्न, यानी कम है, कम, ठीक है? यानी कि लो प्रेशर है इनके अंदर। अब तुम एक बात बताओ, तुम जा रहे हो कोई बड़ी तेज से भागे हुए, सामने कोई तुम्हारे आ गया है ना, कोई सामने आ गया तुम लोगों के,
बेटा ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, जब मैं आपको एग्जाम्पल आपके डेली रूटीन के समझा रही हूँ तो चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। क्लियर प्यारे बच्चे? इंग्लिश आप लोगों का बाइलिंगुअल है तो आपको बाइलिंगुअल ही चीजें पढ़ा रही हूँ बेटा। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लो, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक है? अब देखो मेरी बात सुनो, अब तुम बड़ी तेजी के साथ कहीं भागे जा रहे हो, बड़ी तेज में हो तुम, बड़ी स्पीड में हो, सामने कोई तुम्हारे आ गया तो तुम अपने आप को कंट्रोल कर लोगे या उससे टकरा जाओगे? तो तुम कहोगे मैम हम उससे भड़ाम से टकराएंगे और भड़ाम से गिरेंगे हम दोनों। गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो, कोई गाड़ी बड़ी स्पीड में आ रही है और सामने से कोई गाड़ी बड़ी स्पीड में आ रही है, दोनों गाड़ियां टकराएंगी, दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन जब कोई गाड़ी इधर से आराम से आ रही है, इधर से भी कोई गाड़ी आराम से आ रही है, तो दोनों को दिख जाएगा कि हम टकराने वाली हैं, तो दोनों थोड़ा थोड़ा सा साइड में हो जाएंगी। जैसे जब तुम कभी आराम से जा रहे हो कहीं, सामने कोई तुम्हारे आ रहा है तो देख के उसे रुक जाओगे और भाई क्या हाल है तेरे, पूछ कर चलोगे उससे। लेकिन जब तुम भागे ही जा रहे हो तो ना तो तुम्हें ये पूछने का टाइम मिलेगा क्या हाल है तेरे, और थोड़ी देर में तुम्हारे और हाल बिगड़ जाएंगे। तो धमनियों में क्या होता है, प्रेशर बड़ी हाई लेवल पे आ रहा है बेटा, प्रेशर जो है ब्लड का बड़ी तेज है। अब बीच में अगर ऐसी दरवाजे नुमा संरचना मिल गई तो भैया ब्लड जो है वो एकदम धक्के के साथ धमनी की दीवारों से टकराएगा, ऐसे धड़ाधड़, यानी कि सारे ब्लड का प्रेशर धमनी की दीवारों पे हो जाएगा और धमनी जाएगी फट, और धमनी जब फटी तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। हाई बीपी में क्या होता है, ब्रेन की नसें फट जाती हैं। सुना है कभी, कहते हैं कि भैया उसको तो दिमाग की नसें फट गई, नाक से खून आ गया, कान से खून आ गया। हाई बीपी में यही तो होता है, ब्लड का प्रेशर धमनियों में और हाई हो जाता है, इतना हाई प्रेशर हो जाता है कि धमनियों की दीवारें उसको सहन ही नहीं कर पाती और धमनी की दीवारें फट जाती हैं। जैसे ही धमनी की दीवारें फटेंगी तो प्यारे बच्चों होगा क्या, सारा का सारा खून तुम्हारे इंटरनल पार्ट्स में चला जाएगा। मान लो ये धमनी है, इसमें ये खून बह रहा है ना, और खून बड़ी तेजी के साथ बह रहा है। अब तेजी के साथ बह रहा है तो जो धमनी की ये दीवारें हैं इन पर प्रेशर डालता है ये जो खून है। अब जब इस पर प्रेशर डलेगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, धमनी की जो दीवारें हैं वो फट जाती हैं और सारा खून निकलकर तुम्हारे शरीर के अंगों में भर जाता है, नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते, कान के रास्ते बाहर। समझ में आई ना बात? हाँ, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि शेड्यूल है या नहीं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की ये क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आई बातें? चलो, तो ये कॉन्सेप्ट भी अब आपके दिमाग में अच्छे से चला गया होगा कि जो धमनियां होती हैं इनमें वॉल्व इसलिए नहीं होती है क्योंकि धमनियों में प्रेशर हाई है। अब मैंने आपको अभी एक चीज बताई, मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी हम अपना ब्लड प्रेशर मापते हैं वो किससे मापते हैं, हमेशा धमनियों का प्रेशर मापा जाता है। तो मैडम हम जब भी स्फेग्मोमोनोमीटर, कल की क्लास का जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई बीपी को मापने वाला जो यंत्र होता है, बीपी को मापने वाला यंत्र, ठीक है, आपने आंसर करा था, बहुत सारे बच्चों ने, उन सभी बच्चों के लिए मैं ताली बजाऊंगी जिन्होंने भी आंसर करा। नाम लेना तो संभव नहीं है, बहुत सारे बच्चे थे। बीपी को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, यंत्र की, तो ये क्या था भाई, आपने बताया स्फेग्मोमोनोमीटर। ठीक है, स्फेग्मोमोनोमीटर था मैडम। क्लियर प्यारे बच्चे? तो अब ये जो स्फेग्मोमोनोमीटर है, ये जो स्फेग्मोमोनोमीटर है मैम, ये हमेशा हमारी बाजू पर क्यों लगाया जाता है? देखो ये होता है स्फेग्मोमोनोमीटर। कितने बच्चों ने कभी भी अपना बीपी नपवाया है? आप लोगों ने कई बार अपना बीपी नपवाया होगा। ये है स्फेग्मोमोनोमीटर, है ना? हाँ जी। हार्ट अटैक के बारे में एक बच्चे का कमेंट था, थोड़ा सा नीचे करना। हार्ट अटैक क्यों आता है बता दो बेटा। हार्ट अटैक के कई कारण है। हार्ट अटैक जब आप लोग ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में बढ़ा लेते हो तो कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों में चिपक जाता है। मान लो ये तुम्हारी धमनी है और यहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल आकर चिपक गया, ऐसे 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 ऐसे, और पूरी धमनी फिर आपकी ब्लॉक हो जाती है। ऐसे बढ़ता 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 पूरा कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनी में चिपक जाएगा। अब बेचारे खून को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, खून धक्के लगा रहा है, कोलेस्ट्रॉल चिपका पड़ा है वहीं पर। अब कोलेस्ट्रॉल यहाँ चिपक गया और दिल आपका कह रहा है जल्दी खून लाओ, जल्दी खून लाओ। अब कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून यहाँ पहुंच ही नहीं रहा, तो भैया क्या होगा, दिल में तेज दर्द होगा, जिसको एंजाइना का दर्द कहते हैं, मतलब हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पड़ता है हार्ट अटैक। अब कई कारण हो सकते हैं, आगे भी मैं बताऊंगी। चलो सुनो, अब ये होता है स्फेग्मोमोनोमीटर। जब आप इस स्फेग्मोमोनोमीटर से अपना बीपी नपवाते हो तो हमेशा यहाँ पर बांध देता है इसको डॉक्टर, ऐसे बांध देता है एक पट्टा सा, और ऐसे 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 करके पंपिंग चलती है। तो ये हमेशा हमारी भुजा पर ही क्यों बांधा जाता है, ये हमारी आर्म पर ही क्यों बांधा जाता है? इसलिए क्योंकि आपकी भुजा पर पाई जाती है एक धमनी। आपकी जो भुजा है, आपकी जो आर्टरी है, ठीक है, उस पर पाई जाती है एक धमनी। उस धमनी का नाम है ब्रोंकियल आर्टरी।
क्या है उसका नाम? ब्रॉन्कियल आर्टरी। उसका नाम है ब्रॉन्कियल आर्टरी प्यारे बच्चे, ठीक है, ब्रॉन्कियल धमनी, इसका नाम है ब्रॉन्कियल धमनी। जो प्रेशर इस धमनी में होगा ना, जो प्रेशर इस ब्रॉन्कियल धमनी में होगा, वही प्रेशर आपकी बॉडी की सारी धमनियों में होगा। इसीलिए ये आप लोगों के शरीर की ऐसी धमनी है जो यहाँ होती है और यहीं पर बीपी मेजर किया जाता है। अगर आपको मैं बताऊं कि हमारा जो सामान्य बीपी होता है वो कितना होता है, हमारा सामान्य रुधिर दाब कितना होता है, तो आप लोग बताकर चलते हो कि हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है प्यारे साथियों 120 से 80 mmHg, ठीक है, 120 से 80 mmHg, ये होता है हमारा नॉर्मल बीपी, ठीक है। अब चलो, अब हम मिलेंगे एप्लीकेशन पर आप लोगों से। क्लास आपको कैसी लगी आपको बताना है। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। और प्यारे बच्चों, अब